गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? स्वतंत्र शासकों के बारे में। अच्छा, स्वतंत्र शासकों के बाद में धार्मिक संप्रदाय के बारे में देख चुके थे। ठीक, चलिए इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल साम्राज्य, ये स्टार्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मुगल साम्राज्य। भारत में मुगलों का आक्रमण कब से शुरू हुआ था, या सॉरी मुस्लिमों का आक्रमण कब से शुरू हुआ था? 712 के आसपास से। ठीक है, ये जो 712 से लेकर के लगभग 1500 या कह सकते हैं कि 1750 तक का जो शासनकाल था, ये पूरा इस्लामिक शासकों के अधीन था। मतलब कभी आए कभी चले गए, कभी छोटे छोटे लोकल शासकों का उदय हुआ। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो मुस्लिम शासकों में जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद में वहीं से एक कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम एक प्रशासन की नींव पड़ी, जिसको हमने दिल्ली सल्तनत के नाम से पढ़ा। दिल्ली सल्तनत बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से 5 वंश थे उसमें। कौन कौन से? सीधे तुगलक था। पहला कौन सा था? गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, नेक्स्ट सैयद, उसके बाद में लोदी वंश। लोदी वंश के बाद में लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। ठीक, ये जो इब्राहिम लोदी थे, यहाँ पे दिल्ली पे इनका अधिकार था, और दिल्ली पे इब्राहिम लोदी का अधिकार था। साथ ही एक बड़े क्षेत्र में भी उनका अधिकार था, भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका अधिकार था। अब यहाँ पे कुछ ऐसे राजा थे जो कि इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे, खास करके अपना एरिया बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे राजा थे। यहाँ पे इस तरफ राणा सांगा हो गए, यहाँ पे इन्हीं के इब्राहिम लोदी के कुछ वंशज थे, कुछ रिश्तेदार थे। ठीक है, उसमें से एक प्रमुख राजा है मेदिनी राय, इनका जिक्र फिर से आएगा। तो ये जो राणा सांगा थे, मेदिनी राय थे, और आसपास इनके 2 और जो रिलेटिव्स थे जिनको छोटा छोटा प्रशासन मिला हुआ था, इन्होंने मिल करके यहाँ पे अफगानिस्तान और ईरान के आसपास एक राजा थे उस समय, कह सकते हैं, इनका नाम था बाबर। क्या नाम था इनका? बाबर। इनको इनवाइट किया। ये स्टोरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और बाबर को यहाँ पे आने के लिए मोटिवेशन क्या था? क्योंकि इसके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने के लिए कोई जगह बचा नहीं था। ठीक है, ठीक, अब इसको यहाँ से आना था भारत की तरफ ही आना था, क्योंकि इसको इनवाइट किया गया था। इसको पता था भारत की समृद्धि कितनी है, और दूसरी चीज, इसको अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो इसका अधिकार वाला क्षेत्र था, वो सब इसके हाथ से जा चुका था। ठीक, अब ये जब भारत आता है, उसके बाद में दिल्ली पर अधिकार करता है बाकी राज्यों की मदद से, और उसके बाद में बाकी राज्य जब उसको कहते हैं कि आप अब वापस जा सकते हैं, तो क्योंकि उसको पैसा और पावर दोनों एक साथ मिल गया था, तो अब वापस जाना नहीं चाहता था। ठीक है, मतलब यहां पे अब दिल्ली में किसका अधिकार हो गया था? बाबर का। और यही जो एक नया प्रशासन उदय होकर के आया, जिसको हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस मुगल साम्राज्य में हमारा पहला राजा है, महत्वपूर्ण राजा, बाबर। हेडिंग डाल दीजिएगा, मुगल साम्राज्य में सबसे पहला राजा बाबर। अच्छा, ये जो लोदी वंश था, लोदी वंश, जो कि दिल्ली में, जिसको बाबर ने हरा करके यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इस लोदी वंश का कुछ हिस्सा यहाँ पे बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में अभी भी बच गया था। इनके साथ भविष्य में इनका लड़ाई होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोदी वंश यहाँ दिल्ली से और इसके आसपास के क्षेत्र समाप्त हो गए थे, पर पूर्वी हिस्से में लोदी के कुछ राजा या छोटे छोटे प्रशासक बचे हुए थे। ठीक, इनका जिक्र या इनका रेफरेंस बाद में हमको मिलेगा। ठीक, स्टोरी में आगे इनका नाम आएगा।
मुस्लिम आक्रमण हुआ हाँ 1526, उससे पहले सबसे बड़े मतलब क्षेत्र वाले हिंदू राजा थे क्या? कह सकते हैं। हिंदू राजा में एक तो सबसे बड़े क्षेत्र में कहने के लिए बाद में एक और राजा आएगा यहाँ पे, हेमू। ठीक, हेमू जो है वो दिल्ली सल्तनत में कुछ टाइम के लिए, देखो यहाँ पे एक सबसे पहले स्टोरी में 2-3 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे बाबर है, बाबर के बाद आएगा हुमायूं। हुमायूं को यहाँ मैंने जिसका जिक्र किया ना, लोधी वंश के जो कुछ शासक हैं, वो इस हुमायूं को हरा देंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है शेरशाह सूरी, जिसका नाम आपको पता है। ठीक, शेरशाह सूरी के बाद में उसके जो प्रशासक हैं, मतलब उसके जो वंशज हैं, वो बहुत योग्य नहीं रहेंगे। तो एक राजा होगा इसी सूरी वंश में, एक राजा मिलेगा आपको, मतलब हिंदू राजा है जिसको सेनापति था कह सकते हैं, उसको यहाँ की बागडोर सौंप दी जाएगी। तो हेमू यहाँ पे कुछ टाइम तक शासन करता है, बहुत सारे राज्य जीतता है, और उसके बाद में हेमू को भी हरा दिया जाता है हुमायूं के द्वारा। बाबर का जो लड़का है हुमायूं, वो वापस आता है, और उसके बाद में हुमायूं को यहाँ से गद्दी से हटा करके फिर उसका सेकंड टर्म शुरू होता है। पहली बार बाबर के जस्ट बाद वो शासन करता है, फिर दूसरी बार यहाँ पे किसको हरा करके, हेमू को हरा करके फिर से शासन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बाबर के बारे में महत्वपूर्ण बातें नोट कीजिएगा। इसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल वंश की नींव रखी। इसने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर या परास्त कर मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, तो संस्थापक पूछा जाए वन लाइनर क्वेश्चन तो मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बाबर। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, यह तैमूर वंश के या यह तैमूर वंश के तैमूर वंश से संबंधित थे। यह तैमूर वंश से संबंधित थे। असल में एक तरफ माता की तरफ से शायद तैमूर से संबंधित थे और पिता की तरफ मंगोलों से संबंधित है, तो दोनों के ब्लड रिलेशन वाले इसमें मिलेंगे आपको, तैमूर और मंगोल वाले। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पिता की तरफ से कंफर्म अगर पूछा जाए तो पिता की तरफ से थे मंगोल और माता की तरफ से तैमूर वंश वाले। ठीक है, तैमूर लंग के मतलब यहाँ पे अगर ये जो है इस तरफ वाला एरिया, ये खासकर मंगोल का एरिया हो जाता है, और ये वाला एरिया इस तरफ पश्चिम वाला एरिया तैमूर लंग का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, इंडिया के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो ये चाइना वाला हिस्सा है, चाइना के ऊपर और मंगोलिया तक ये पूरा मंगोलों का हिस्सा है, और पश्चिमी हिस्सा, इसी का पश्चिमी हिस्सा तैमूर लंग का हो जाता है। ठीक है, तो माता की तरफ से तैमूर लंग के वंशज थे, और उन्हीं को ये अपना आइडेंटिटी ज़्यादा प्रेफर करते थे, खुद को तैमूर का वंशज कहलाना प्रेफर करते थे। मतलब कहने का मतलब है उसके पिता मंगोल समुदाय के थे और माता जो है वो तैमूर के वंशज थी। तैमूर उनके मतलब इनके नाना नानी कह सकते हैं कि तैमूर वाले थे, और दादा दादी पिता का वंश चलना चाहिए ना, मतलब शादी के हाँ नहीं, तो उनको खुद को किस तरीके से आइडेंटिफाई करने में अच्छा लगता है वो डिपेंड करता है। तो बाबर को खुद को तैमूर का वंशज कहलाना ठीक लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसने इसकी कुछ उपाधियां हैं। इसने गाजी कौमा बादशाह, इसने गाजी कौमा बादशाह कौमा बाबर मिर्जा की उपाधि धारण की। बाबर मिर्जा की उपाधि धारण की। और जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखने वाले हैं, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसकी एक आत्मकथा है, आप बता पाएंगे तो। बाबरनामा
को बाद में ट्रांसलेट किया गया है। हाँ, इसकी आत्मकथा जो थी पहले इसने तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। हाँ, तुजुक-ए बाबरी लिखिएगा। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तुर्की भाषा में था, तुर्की भाषा में था ये, तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में था, जो लिखा गया था इसके द्वारा, खुद से लिखा गया था तुर्की भाषा में, और बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी ब्रैकेट में तुर्की भाषा में लिखा, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने कहीं पे खान खाना मिलेगा, कहीं पे खान ए खाना भी मिलेगा, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा नाम से, बाबरनामा के बाद में ना फारसी लिख लीजिएगा, इसका जो नया एडिशन था वो फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। बाबरनामा ब्रैकेट में फारसी, लिखा किस में गया था ओरिजिनली? तुर्की में, तुजुक-ए बाबरी तुर्की और बाबरनामा फारसी। बाबरनामा नाम से अनुवाद किया। ठीक, अब इसका जो पैतृक अगर लोकेशन देखा जाए तो यहीं पे अफगानिस्तान, कांधार, काबुल, इस तरफ वाला एरिया था। ठीक, इसको जो है वो काबुल बड़ा पसंद था, अपनी जिंदगी में ये चाहता था कि काबुल पर ये अपना साम्राज्य स्थापित करे, पर ईश्वर को कुछ और मंजूर था, वो वहां पे शासन नहीं कर पाया। यह शासन कुछ समय तक रहा, फिर बाद में दूसरे राजाओं का अटैक हो गया तो उसको वहां से छोड़ करके भागना पड़ा। यहाँ पे अब दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि बाबर का कब्र कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो है आगरा में, ठीक है, और आगरा में उसका जो कब्र, जो वास्तविक कब्र बनाया गया था, उसको बाद में ले जा करके, बाद में जब उसकी किताब पढ़ी गई, कौन सी, यही तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा, उसमें इसने लिखा था कि मुझे काबुल बड़ा पसंद है और मुझे बाद में काबुल में दफनाया जाए। तो उसके बाद में जो उसके वंशज आए, उन्होंने काबुल में इसकी अस्थियों को ले जाकर के फिर से दफनाया। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति जिसके दो जगह कब्र है, एक तो आगरा में, एक तो काबुल में, कौन है? बाबर। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में। इसकी मृत्यु 1530 में, इसकी मृत्यु 1530 में आगरा में हुई, आगरा में हुई, और यहीं पर इसने एक बाग या बगीचा बनवाया था, इसका नाम था आराम बाग। इसे यहीं पर, मतलब आगरा में, इसे यहीं पर आराम बाग में दफनाया गया। इसे यहीं पर आराम बाग में दफनाया गया, किंतु बाद में इसे दोबारा काबुल में दफनाया गया, इसे दोबारा काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो दो जगह कब्र होने का मतलब ये नहीं है कि उसको शुरुआत में मरने के बाद ही उसको दो हिस्सों में बांट करके अलग अलग दफनाया गया था। एक बार उसको शुरुआत में आगरा में दफनाया गया, बाद में उसको कहां ले जाया गया? काबुल में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कब्र अभी भी उसकी वहीं पे है, मतलब सिंबॉलिक रूप से वहीं है। एक बार दफनाया गया, बाद में उसका किताब पढ़े तो पता चला कि इनकी इच्छा वहां दफनाए जाने की थी,
उसका कब्र खोदा गया, जो भी कुछ बचा खुचा रहा होगा। अब लगभग 30 साल बाद ये पता चला कि उनको वहाँ पे नहीं दफनाया जाना था, कहीं और दफनाया जाना था करके। ठीक है, उसके जो भविष्य में आगे जो वंशज आए उन्होंने जब उसकी किताब को पढ़ा तब समझ में आया कि इनको यहाँ नहीं दफनाना था करके। तब उनकी अस्थियों को, अब अस्थियाँ पता नहीं 30 साल में बची हुई होंगी या नहीं बची होंगी, मिट्टियों को ही सिंबॉलिक रूप से यहाँ से उठा करके ले जा करके फिर काबुल में दफनाया गया। तो यहाँ पर जो लोग स्पॉट है जहाँ पे उसको दफनाया गया था वो तो उनका मकबरा रहा ही, यहाँ पे एक और नया मकबरा बनाया गया उसकी मिट्टियों से, अस्थियों से, काबुल में। ठीक है, तो उसके 2 मकबरे हैं, एक आगरा में है आरामबाग में और दूसरा काबुल में। बिना तोड़े नहीं भाई, कुछ तो खोदे होंगे कि कुछ का अस्थि या कुछ तो मिल जाए करके, पर अगर नहीं मिला होगा तो उसकी वहीं जहां दफनाया गया था उसकी मिट्टियों को ही अंदर खोद करके उसकी मिट्टी को ही उठा करके ले गए हैं। ठीक है, अगर 30 साल में हड्डियां मिली हुई होंगी तो उसकी हड्डियां ले गए होंगे, अदरवाइज सिर्फ मिट्टी लेकर के गए। खोदेंगे तभी भी तो पता चलेगा कुछ बचा है कि नहीं बचा है करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाबर के प्रमुख युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बाबर के प्रमुख युद्ध। सबसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526, ब्रैकेट में वहीं पे सिर्फ 1526 लिखेंगे तो भी चलेगा। अप्रैल 1526 किसके विरुद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी। फिर से स्टोरी में वापस आइएगा। इब्राहिम लोदी, मेदनी राय, इब्राहिम लोदी यहां पर था। यहां पे राणा सांगा के बाद में भी साथ में बाद में लड़ाई होगी। यहां पे था इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा, मेदनी राय, इन सभी ने जो गुट बना करके बाबर को बुलाया था। बाबर यहाँ पे स्थायी रूप से काम कर रहा था। तो बाबर जब यहाँ पे आया तो जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ और बाबर का आपस में जो युद्ध हुआ था किस नाम से जाना गया? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से। ठीक है, लिखिएगा, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर विरुद्ध इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई? बाबर की। अब इस युद्ध के बारे में ही कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। इस युद्ध में इसकी विजय के कुछ प्रमुख कारण थे। ठीक है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब यहां पे गोले या बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और तोपों का प्रयोग। दूसरा चीज, यहां पे जो सामान्य रूप से सैनिक जो आपस में लड़ते हैं, आपने कभी भी कोई रामायण देखा होगा या फिर महाभारत जो टीवी सीरियल देखा होगा, तो सैनिक जो है वो बिल्कुल एक कतार में लगे हुए होते हैं और इधर से बोलते हैं आक्रमण, इधर से बोलते हैं आक्रमण, फिर दोनों आकर के एक दूसरे में घुस जाते हैं। ठीक, ये जो तरीका था इसको थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने युद्ध में सैनिकों के फॉर्मेशन की एक नई नीति बनाई। ये था इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से अपने सैनिकों को खड़ा करते थे। जब विरोधी सैनिक यहां से आना शुरू करते थे तो इनको दोनों तरफ से घेर करके मारते थे। जैसे ये बीच में आ गए उसके बाद इधर से गोले दागने शुरू कर दिए बीच में। ठीक है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये फॉर्मेशन बनाया जाता था। तो ये 2 तरीके थे जिनकी वजह से बाबर को यहां पे आसानी से जीत मिल गई। अदरवाइज उसके पास सेना कम थे, संसाधन कम थे, लेकिन 2 एडवांटेज थे। उसके पास सेना को जमाने की एक नई नीति थी और दूसरा आपका तोप या बारूद का प्रयोग उसने किया था। ठीक है, इसको लिखिएगा। इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध की बात हो रही है, इस युद्ध में इसने सेना को जमाने के लिए ये जो आर्च बना करके खड़ा कर रहा है इसको कहा जाता है तुगलमा पद्धति। हाँ, तुगलमा पद्धति, कहीं कहीं पे ये तुगलुमा पद्धति भी मिलेगा। इस युद्ध में इसने सेना को जमाने के लिए तुगलमा पद्धति और तोपों का प्रयोग किया तोपों का प्रयोग किया।
इसके दो प्रमुख तोपची, तोप दागने के लिए निशाना लगाना भी तो चलना चाहिए ना कि कितने एंगल पे तोप का मुंह रखा जाए, पता चला अपनी सेना को मार दिए, ठीक है, कितने एंगल पे रखा जाए कि कितने फिक्स डिस्टेंस पे जा करके उसका जो गेंद है वो गिरे या जो धमाका हो वहाँ पे हो, ठीक है। तो तुगलमा पद्धति तो सेना को जमाने के लिए थी, और इसके जो तोपची थे उनमें दो नाम प्रमुख है, लिखिएगा। इसके दो प्रमुख तोपची या निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। इसके दो प्रमुख निशानेबाज या तोपची, जो भी ठीक लगे आपको, दो प्रमुख निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली जीतने के उपलक्ष्य में इसने, दिल्ली जीतने के उपलक्ष्य में इसने काबुल में, काबुल इसको पसंद था बहुत, काबुल में प्रत्येक परिवार को चांदी का सिक्का भेंट किया। प्रत्येक परिवार को चांदी का सिक्का भेंट किया। दिल्ली जीतने के उपलक्ष्य में इसने काबुल में प्रत्येक परिवार को चांदी का सिक्का भेंट किया। और वहीं पे आपको एक शब्द मिलता है कई एग्जाम में, कालंदर की उपाधि किसने ली थी? हाँ, कालंदर या कलंदर दोनों शब्द कहीं पे मिलेगा आपको, कलंदर या कालंदर की उपाधि, ठीक। ये किसकी वजह से है? इसकी दानशीलता की वजह से, ठीक है। तो ब्रैकेट में लास्ट में, उस स्टेटमेंट के लास्ट में लिख लीजिएगा कलंदर, ठीक, कलंदर। कलंदर की उपाधि ली इसने, इसकी दानशीलता की वजह से इसको कलंदर कहा गया। ठीक है, प्रत्येक परिवार को चांदी का एक सिक्का भेंट किया और इसी वजह से इसको कलंदर कहा जाता है, ठीक। ये था पानीपत के युद्ध के बारे में। सेकंड युद्ध है खानवा का युद्ध। पानीपत कहां पे है? हरियाणा में। सेकंड है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1526 में दिल्ली जीता और 1527 में खानवा का युद्ध। लिखिएगा बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक। ये अजमेर या मेवाड़ वाले क्षेत्र में थे राणा सांगा। सबको, अब जिसने उसको बुलाया था वो जब इसका विरोध कर रहे हैं तो सबको एक एक करके फिर निपटाना शुरू किया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आया राणा सांगा का। लिखिएगा इसमें बाबर वर्सेस राणा सांगा। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध। जिहाद का नारा दिया। असल में बाबर अभी भी जो अपनी सेना लेकर के चला था अफगानिस्तान से या काबुल से, उसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। दिल्ली को जीतने के बाद भी बहुत सारे सेना उसके पास ऐसे नहीं थे जो यहाँ पे राणा सांगा की सेना का मुकाबला कर सके, ठीक है। तो कम सेना का होना, कई बार सेना का नंबर देख के लोग डर जाते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए जिहाद का नारा दिया कि आपको लड़ना है अपने धर्म के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। तो मोटिवेशन देने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया, ठीक है। पूछा जाता है जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया? खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस युद्ध के बाद अपनी सेना पर तमगा कर समाप्त कर दिया, ठीक है। तमगा नाम से टैक्स लेता था सभी लोगों से, जितने भी इसके व्यापारी होते थे, जो इसके जो सेना होते थे, जो व्यापारी का काम करते थे, उनसे तमगा नाम से टैक्स लेता था। वो टैक्स समाप्त कर दिया इसने। इस युद्ध के बाद इसने
तमगा कर समाप्त कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर आएगा यहां पे इस साइड वाले का, मेदिनी राय। नेक्स्ट युद्ध लिखिएगा, पहला था पानीपत, दूसरा था खानवा, 26 हो गया, 27 हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा 28 में चंदेरी, तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528, चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर वर्सेस मेदिनी राय, इसीलिए इसको आमंत्रण। हाँ, मेदिनी राय और राणा सांगा ये सभी इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने उसको बुलाया था, बाबर को। ठीक है, और बाबर जब यहाँ पर आया तो फिर जाने का मन नहीं किया। अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो गए नहीं, फिर इन सभी को निपटा रहा था बाबर एक एक करके। ठीक, चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। आलम खां, दौलत खां, ये सभी यहीं पे आसपास थे, दिल्ली के आसपास। लोदी वंश के ही उसके चाचा भतीजे टाइप के उसके सगे संबंधी थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी के, दौलत खां, आलम खां, इनको तो पहले ही निपटा चुका था। ठीक, बाबर जब इधर से आएगा तो इनको पहले निपटा चुका था। ठीक है, इन्होंने अगर इसकी सहायता नहीं की होती तो इनको पहले निपटा दिया था। और बाद में जब इसने दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करना शुरू किया तो सबको सबसे पहले यहाँ पे जो मेन थे इनको अपने में मिला लिया था। ठीक है, दौलत खां, आलम खां लोदी को। ये लोग बच गए थे, थोड़ा सा डिस्टेंस था, आगरा कन्नौज के आसपास वाला एरिया था, तो ये दोनों बच गए थे। ठीक है, और यही इन्हीं लोगों का मेन पहले प्लान था, आपके राणा सांगा का, मेदिनी राय का। इनका प्लान पहले था कि दिल्ली पर हमारा अधिकार होना चाहिए, किसी इस्लामिक या मुस्लिम रूलर का यहाँ पे अधिकार नहीं होना चाहिए करके। ठीक है, देखिएगा चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। इस युद्ध के बाद, इसमें एक पॉइंट जो पूछा जाता है, इस युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति, इस युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई। राजपूतों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई। और फिर मैंने एक लास्ट बताया था आपको, इस तरफ लोदी वंश के ही कुछ बचे हुए थे। ठीक है, इसके लिए एक आखिरी युद्ध लड़ा इसने, इसका नाम है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा नदी के आसपास हुआ था, इसलिए घाघरा का युद्ध लिखिएगा। घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है, हर साल एक एक एग्जाम दे रहा था, एक एक टारगेट, थोड़ा थोड़ा एक एरिया बढ़ते जा रहा था इसका। 26, 27, 28, 29। बाबर वर्सेस अफगान सेना, बाबर वर्सेस अफगान सेना। अब ये अफगान सेना नाम से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट में वहीं पे लिख लीजिएगा, बंगाल बिहार क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल बिहार क्षेत्र में। और ये अफगान सेना किसके वंशज थे, या किसके कह सकते हैं, हाँ, किसके बचे कुछ अंश थे, लोदी वाले के, लोदी वंश के वंश थे या उनके वंशज थे। ठीक है, अफगान तरफ से इनका मूल रूप से ब्लड रिलेशन था अफगान से, इसीलिए इनको अफगान शासक कहते थे, लोदी वंश वालों को। ठीक है, इसके पहले जो पहले आक्रमणकारी थे आपके गुलाम वंश में, ठीक है, वो उनको तुर्क आक्रमणकारी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि तुर्की से उनका ब्लड रिलेशन था इसलिए। ठीक, ये अफगान वाले थे इसलिए इनको अफगानी वंश कहा जाता था, और ये अफगान सेना थी आपका बंगाल बिहार क्षेत्र में। लिखिएगा इसमें, अफगान सेना या इस क्षेत्र की अफगान सेना इस क्षेत्र की अफगान सेना बाबर के क्षेत्र विस्तार को रोकना चाहते थे, बाबर के क्षेत्र विस्तार को रोकना चाहते थे।
साथ ही वे आगरा पर कब्जा करना चाहते थे। जो अफगान लोग थे वो आगरा पर कब्जा करना चाहते थे। साथ ही वे आगरा पर कब्जा करना चाहते थे या आगरा को जीतना चाहते थे। फलस्वरूप यह युद्ध लड़ा गया। फलस्वरूप यह युद्ध लड़ा गया। ठीक, इसकी मृत्यु किसी युद्ध वगैरह में नहीं है, नॉर्मली इसकी मृत्यु हुई थी और 1530 में इसकी मृत्यु के बाद में कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में। ठीक है, इसके बाद में लास्ट पॉइंट लिखिएगा, बाबर के 4 पुत्रों में, बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, हिंदाल, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और असगरी के मध्य साम्राज्य का विभाजन हुआ। इसने जाते जाते हुमायूं को यह आदेश दे दिया था कि आप अपने चारों भाइयों के साथ पूरा साम्राज्य शेयर कर लेना। तो हुमायूं ने उनके इच्छा अनुसार सभी को कोई कोई क्षेत्र बांट दिया था। ठीक है, और खुद दिल्ली पर शासन करने लगा था। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट राजा लिखिएगा हुमायूं। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली का शासक बना। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट, इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो बेगम, नेक्स्ट पॉइंट, गद्दी पर बैठने से पहले यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास एक क्षेत्र है बदख्शां करके। ठीक है, तो बाबर ने इसको वहां का साम्राज्य कुछ टाइम के लिए सेनापति या एक प्रशासक के तौर पर सौंप दिया था। इस तरफ का एरिया बदख्शां वाला क्षेत्र। गद्दी पर बैठने से पहले यह बदख्शां का सूबेदार था। ठीक है, यह कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, नाम, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। बदख्शां का सूबेदार, यह बदख्शां का सूबेदार था। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं की जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? आत्मकथा वो स्वयं लिखते हैं। हाँ, और जीवनी कोई दूसरा आपकी जीवन के बारे में लिखे, वो जीवनी है। हुमायूं की जीवनी उसके नाम से ही मिलता जुलता है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं की जीवनी, हुमायूं नामा। ये फारसी में लिखी है, फारसी चल रहा था। हाँ, इसकी सौतेली सिस्टर थी, उसके द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा
सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख अभियान थे, जो प्रमुख युद्ध थे, उसके बारे में लिखिएगा। हुमायूं के प्रमुख युद्ध। हुमायूं के प्रमुख युद्ध। पिता की मृत्यु हुई है 1530 में। 1530 में इसको शासन मिला है और उसके बाद में 1530-31 के आसपास इसने अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अलग अलग जगह युद्ध करने प्रारंभ किए थे। सबसे पहला है कालिंजर अभियान। कालिंजर, मध्य प्रदेश में एक जगह है कालिंजर। कालिंजर अभियान 1531। 1531। प्रताप रुद्र के विरुद्ध। प्रताप रुद्र के विरुद्ध। सेकंड है देवरा या देवरिया, दोनों नाम मिलता है। देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532। देवरा का युद्ध 1532। लिखिएगा। अफगान सेना, इस क्षेत्र की अफगान सेना। अफगान सेना के विरुद्ध। अभी ये कंटिन्यू हुमायूं जीत रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाले में जब हुमायूं की हार होगी उसके बाद ये वापस लौटेंगे इस तरफ। ठीक है, अच्छा इधर से तो नहीं लौट सकते, इधर तो पर्वत पहाड़ है। इधर से ऊपर मैदानी क्षेत्र से वापस लौटेंगे। इस क्षेत्र में देखेंगे कि रहना सेफ नहीं है, तो यहाँ पे अपनी पत्नी को, एक राजा है यहाँ पे, ठीक है, मेवाड़ के एक राजा है, उनके यहाँ ड्रॉप करेंगे और वापस इस तरफ अफगानिस्तान की तरफ चले जाएंगे। वहाँ से वापस आने के बाद में इनका पुत्र कौन बनेगा, कौन होगा? अकबर। अकबर बड़ा हो चुका रहेगा और उसके बाद में जो कुछ टाइम के लिए ये शासन करेंगे हुमायूं, और उसके बाद में फिर अकबर का शासन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट देवरिया के युद्ध या देवरा के युद्ध में अफगानों के विरुद्ध। और नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा, चौसा का युद्ध 1539। 1539 1539 1539। हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। नेक्स्ट कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540। हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी जो पहले लिखे थे। ठीक, 1539 में कौन सा था? नहीं, युद्ध का नाम क्या है?
कन्नौज। नहीं सर, 39 में चौसा। अरे लास्ट के दो युद्ध बता दो, 39 और 40 वाला। कन्नौज। यहाँ पे ये जो हुमायूं था दिल्ली से इस तरफ मूव किया था, ठीक है, अफगान सेना को पराजित करने के लिए, इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ठीक, इस क्षेत्र में सबसे पहले एक युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध 39 में। शेर शाह सूरी ने इसको पराजित किया, किसको? हुमायूं को। फिर हुमायूं जो है वो वापस भागने लगा अपने क्षेत्र की तरफ। फिर उसका पीछा करते हुए शेर शाह सूरी ने फिर उसको दौड़ा करके मारा, कहाँ पे? कन्नौज में, यूपी वाले क्षेत्र में, कन्नौज। ठीक, अब दिल्ली जाता तो वहां पे भी बच नहीं पाता क्योंकि शेर शाह उसके पीछे दौड़ रहा था। ये सीधे इस तरफ मेवाड़ के राजा के यहाँ कुछ टाइम शरण लेता है, वहां अपनी बीवी को छोड़ देता है और उसके बाद में आगे अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आप बार बार ये नहीं सोचेंगे कि चौसा में भी यही लड़ रहे थे, कन्नौज में भी ये दोनों लड़ रहे थे। रीजन क्या था? ये उसका पीछा कर रहा था दिल्ली को कब्जाने के लिए। कौन पीछा कर रहा था? शेर शाह सूरी। किसका पीछा कर रहा था? हुमायूं का। ठीक है, शुरुआत किसने की थी? यहां से हुमायूं गया था लड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन कमजोर पड़ते गया, वापस भाग के आना पड़ा। ठीक, उसके बाद में फिर जब कुछ टाइम के लिए शेर शाह सूरी यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद में हेमू यहाँ पे काम करेगा, फिर धीरे धीरे सत्ता कमजोर होगी, तब ये मौका देख करके वापस आएगा अफगानिस्तान से। ठीक, कन्नौज का युद्ध 1540, हुमायूं वर्सेस शेर शाह। हाँ, शेर शाह सूरी का ही उसके प्रशासन में ही था, मतलब उसके साम्राज्य में ही एक व्यक्ति था, काफ़ी योग्य व्यक्ति था और हिंदू था। सबसे बड़ी चीज़ हिंदू था। लेकिन उन सूरी वंश के जो अंतिम राजा हुए थे, अंतिम शासक हुए थे, उन्होंने उस पर भरोसा करते हुए कई बार उसको अपना सेनापति बनाया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीत करके दिए थे, बहुत सारा क्षेत्र जीत करके सूरी वंश को दिया था। शेर शाह सूरी ने अल्टीमेटली फिर मुगलों को भगा दिया था, फिर से वापस आ गए। कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए मुगलों में ब्रेक लगा था, पर वापस से उनका जो सेकंड फेज में उनका जो साम्राज्य स्थापित होगा वो फिर बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपका लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, लिखिएगा यहीं पे लास्ट पॉइंट इसी में ही, कन्नौज युद्ध में हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ और अमरकोट के शासक, मेवाड़ वाले क्षेत्र में है, अमरकोट के शासक वीर साल के यहां शरण लिया। अमरकोट के शासक वीर साल के यहां शरण लिया। ठीक, इस तरीके से फिर यहां पर शेर शाह सूरी या कह सकते हैं अफगान वंश का एक फिर से नींव पड़ गया था। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग शायद 2-3 दिन का ब्रेक लगेगा, एक फंक्शन अटेंड करना है, उसके बाद हो सकता है मैं बुधवार से फिर से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, थैंक यू।